साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। दोस्तों फ्रेडरिक विंसलो टेलर के 4 प्रिंसिपल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पिछली वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी तो जाके फटाफट देख लो। आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला बहुत सारा मटेरियल और बहुत लाजवाब एक्सप्लेनेशन किस पर, टेक्निक्स बाय एफडब्ल्यू टेलर पे। चलो शुरू करो जल्दी जल्दी आज की इस वीडियो को। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पर। अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो किसका इंतजार कर रहे हो दोस्तों, जल्दी करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना दोस्तों। कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं दोस्तों। पहली हमारी टेक्निक बोली तो रेडीमेड सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, रेडीमेड सॉल्यूशन है भाई। ऐसी सिचुएशन में मुन्ना ये करेगा तो ये होगा, टेक्निक यही कहती है। एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक टेक्निक लिखी और ये साइंटिफिक टेक्निक दोस्तों हमारे पास है पूरी 7। ये 7 टेक्निक हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है दोस्तों, जिनमें सबसे पहले टेक्निक को मैं आपको समझाने वाला हूं, जिस टेक्निक का नाम है आपके लिए, क्या टेक्निक का नाम दोस्तों, हमारी सबसे पहले टेक्निक का नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है उसको समझते हैं ध्यान से। फंक्शनल फोरमैनशिप में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैं उसको सबसे पहले तो 2 हिस्सों में बांटता हूं। ठीक है, आपके सामने यहां पर एक चार्ट आ चुका है, 2 हिस्सों में बटा हुआ एक प्यारा सा चार्ट, सुंदर सा चार्ट। क्या लिखा गया है उसको समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज बहुत सारी है यार, बहुत झमेला, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना इतना आसान नहीं है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले तो 2 हिस्सों में बांट दो। पहला हिस्सा सिर्फ प्लानिंग करेगा, दूसरा हिस्सा सिर्फ प्रोडक्शन करेगा। मतलब एक प्लानिंग करेगा, एक एग्जीक्यूशन करेगा। प्लानिंग मतलब सोचो क्या करना है, और एग्जीक्यूशन मतलब करो। एग्जीक्यूशन वालों मुन्ना तुम करो, प्लानिंग वाले मुन्ना तुम लोग सिर्फ सोचो। अर्थात प्लानिंग वाले लोग आप सिर्फ सोचिए, एग्जीक्यूशन वाले लोग आप सिर्फ करिए। ठीक है, आपको करना नहीं है और आपको सोचना नहीं है। हमने समझा दिया उनको अच्छे से। ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर हमारे पूरे 4 लोग हैं, मतलब प्लानिंग करने वाले 4 लोग हैं। कौन कौन से हैं वो 4 लोग, उनको सुनेंगे दोस्तों। सबसे पहले का नाम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरे का नाम रूट क्लर्क, तीसरे का नाम टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और चौथे का नाम है डिसिप्लिनेरियन। बहुत सारे लोग हो गए यार। तो ऐसी प्रोडक्शन के अंदर या एग्जीक्यूशन के अंदर भी 4 लोग हैं। पहले का नाम स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ठीक है, नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है। इन सब की फंक्शनिंग को आपको समझ के चलना है दोस्तों। समझिए, सबसे पहले इंसान का नाम है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है। वाह, उसका नाम ही इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है। वो इंस्ट्रक्शन ही देगा, वो जनरल इंस्ट्रक्शन देता है किसी काम को करने के लिए या किसी भी जॉब को कैरी करने के लिए। क्या क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या नेसेसरी नहीं है, सब कुछ बताएगा हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ध्यान रखे चलेंगे। दूसरा हमारे पास जिसका नाम है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क प्रोडक्शन का रूट स्पेसिफाई करता है। द फर्स्ट एक्टिविटी विल बी दिस, द सेकंड विल बी दिस, थर्ड विद दिस, फोर्थ दिस। प्रोसीजर बताता है कि बेटा पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और आपका काम हो गया। तो ये बताता है रूट क्लर्क। ध्यान रखे चलेंगे। तीसरा हमारे पास आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नाम भी बता रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम शीट और कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम शीट का मतलब है वक्त का हिसाब किताब रखना कि भैया कितना काम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज कितने बचे आए, कितने बजे तक काम करा, कितना काम हो गया। कॉस्ट, कितना खर्चा हो रहा है, आज कितनी लेबर काम कर रही है, कितना खर्चा हो रहा है आज, कल कितनी आएगी लेबर, कितना खर्चा होगा, खाने पे कितना, हर चीज मेंटेन करके चलनी है। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हमारा टाइम एंड कॉस्ट शीट मेंटेन करता है, जो कि बताता है कितना समय लगेगा और कितनी लेबर लगेगी और कितना खर्चा होगा, सब कुछ बताएगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। मतलब अगर मुझे ज्यादा काम कराना है तो मैं ज्यादा लेबर रख सकता हूं ताकि काम मेरा टाइम से हो पाए या कम से कम टाइम में हो पाए। ज्यादा लेबर बुला लो ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, ये सब कुछ बताने की जिम्मेदारी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है कि भाई कितना टाइम लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इसी का हिसाब किताब रखेगा। ध्यान रखे चलेंगे। और अगला आता है जिसका नाम है डिसिप्लिनेरियन। भाई डिसिप्लिनेरियन क्या होता है, मॉनिटर बन गया एक तरीके से क्लास का। मॉनिटर क्या करता है, अब सारा दिन तो भाई देखो इंचार्ज है, वो काम नहीं करा सकता, उसको अपने भी कुछ काम है। तो डिसिप्लिनेरियन को जिम्मेदारी दे दी कि जो वर्कर है ना, इनको डिसिप्लिन में रख, ये इंश्योर कर कि ये खाली ना बैठे, बिल्कुल भी काम करें। फोकस काम पे होना चाहिए। सारे के सारे वर्कर का फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पे होना चाहिए। इस बात को इंश्योर करने की जिम्मेदारी है दोस्तों डिसिप्लिनेरियन की। डिसिप्लिनेरियन डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वर्कर्स में कमिटमेंट पैदा करेगा कि सबके सब लोग कमिटेड हों सिर्फ काम के प्रति। व्हेन इट इज अबाउट वर्क इट शुड बी अबाउट वर्क ओनली। जब काम की बात चली हो तो सिर्फ काम की ही बात करो, इधर उधर की बात ही ना करो बिल्कुल भी। ऐसा डिसिप्लिनेरियन इंश्योर करके चलेगा।
ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है, और सिस्टमैटिक मैनर में भी काम कराएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 लोग हैं। सबसे पहले स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करेगा भाई, स्पीड बना भाई, स्पीड बना, स्पीड, जल्दी 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 फटाफट फटाफट काम करो, फटाफट फट, चलो भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, चलो 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 चलो। स्पीड बॉस यही काम करता है, स्पीड बॉस और कुछ नहीं करता, स्पीड मेंटेन करता है प्रोडक्शन की, स्पीडली कराता है, जल्दी जल्दी काम कराता है, इसी का नाम है स्पीड बॉस। ये टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब के लिए जिम्मेदार है। अगर आपका काम टाइमली हुआ तो समझो स्पीड बॉस की स्पीड एकदम लाजवाब है, ध्यान रखे चलेंगे। दूसरा आता है जिसका नाम है गैंग बॉस। गैंग बॉस हमारा क्या करता है, वो फिजिकल रिसोर्सेस, मटेरियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है। मतलब वो मशीनें अरेंज करके देगा, वो टूल्स अरेंज करके देगा, वो आपको इंसान सारे के सारे भाई कौन वर्कर क्या करेगा क्या नहीं करेगा सब कुछ आपको बता देगा, सारे रिसोर्सेज को अरेंज करके देगा हमारा गैंग बॉस। मेनली मशीन और टूल्स को अरेंज करके देने की जिम्मेदारी किसकी है, गैंग बॉस की। तीसरा आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस आपकी वर्किंग कंडीशन चेक करेगा कि जो आपकी वर्किंग कंडीशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर काम होता है वहाँ की वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई वर्कर्स पसीने में भीगे जा रहे हैं, पंखा चल ही नहीं रहा, बस घूम रहा है, पंखे अभी गिन रहे हैं 1 2 3, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत सारे स्कूल में होता ही है। आप लोग भी देखते हैं कि पंखा सिर्फ घूमता है लेकिन हवा नहीं आती, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल है, हो जाता है कभी बार। तो रिपेयर बॉस की जिम्मेदारी है कि वर्किंग कंडीशन मशीन की अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन हो, अच्छी सुविधाएं दी जाए काम करने वाली जगह पे, तभी काम करने मजा आएगा, नहीं तो काम करने मजा भी नहीं आने वाला। और उसके बाद इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करेगा, जो आउटपुट वर्कर बनाएंगे, जो प्रोडक्ट तैयार होगा, वर्कर जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको चेक करने की जिम्मेदारी कि उसका जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं है, वर्कर ने काम सही से करा या नहीं करा, क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, इस बात को चेक करने की जिम्मेदारी है हमारी इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर साहब चेक करेंगे कि सब काम सही से हो रहा नहीं हो रहा है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट ठीक है या नहीं है, चेक करेंगे कौन, इंस्पेक्टर साहब, बढ़िया चेक करेंगे भाई साहब, ध्यान रख के चलना इस बात को। तो ये 8 लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के ऊपर होने वाले हैं और वर्कर्स से काम कराएंगे। ये 8 लोग हैं दोस्तों, पूरे 8, कितने, 8 लोग वर्कर की जिंदगी को बदल सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरी टेक्निक आती है जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन। भाई बहुत ही सिंपल है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या आती है, हर चीज के स्टैंडर्ड सेट करके चलो, स्टैंडर्ड होने चाहिए, यू नो द क्वालिटी स्टैंडर्ड शुड बी नाइस, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड है, आपकी कलर के स्टैंडर्ड है, शेप के स्टैंडर्ड है, साइज के स्टैंडर्ड है, हर चीज के स्टैंडर्ड होने चाहिए। आपके प्रोडक्ट हमेशा स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब भी प्रोडक्शन करे अपनी क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड सेट करके चले, कुछ शेप के स्टैंडर्ड सेट करके चले, क्वांटिटी जो भी बनानी है वो बनाए, लेकिन स्टैंडर्ड गिरना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छी कंपनी कलर के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि उनकी जो शर्ट्स हैं, उनके जो ट्राउजर्स हैं, उनके जो अटायर से कपड़े हैं, उनका कलर धोने के बाद भी नहीं निकलता, ये उनका स्टैंडर्ड है भाई, ठीक है। अच्छी कंपनी साइज के मामले में स्टैंडर्ड ये लेके चल सकते हैं कि उनकी जो शर्ट या उनका कोई भी अटायर कपड़ा है वो धोने के बाद भी सिकुड़ता नहीं है, छोटा नहीं होगा भाई, बिल्कुल सबसे अच्छी बात है यार, यही तो स्टैंडर्ड है मेरे भाई। आपने शर्ट ले ली और पता चला एक बार धोने के बाद पहनने लायक ही नहीं रही, क्या फायदा। अच्छी कंपनी अपने स्टैंडर्ड्स को हमेशा मेंटेन करके चलती है और मेंटेन करने भी चाहिए। हर कंपनी के अपने को स्टैंडर्ड होने चाहिए और उन स्टैंडर्ड्स पे कंपनी को खरा उतरना है, इस बात को ध्यान के चलेंगे। इसी का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन। कुछ बेंचमार्क होने चाहिए, कुछ टारगेट होने चाहिए जिसको कंपनी को अचीव करके दिखाना है कि भैया अपना स्टैंडर्ड बनता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टैंडर्ड। सिंप्लीफिकेशन क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन को आलतू फालतू के साइजेस, आलतू फालतू के वैरायटीज, आलतू फालतू के प्रोडक्ट और डायमेंशन बनाने नहीं चाहिए। मतलब जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उन पे फोकस करो, आलतू फालतू प्रोडक्ट ना बनाओ, जो चल ही नहीं रहे आप उस पर फोकस करे जा, नहीं इसको मैं चलाऊंगा, इसको मैं चलाऊंगा, इसको मैं चलाऊंगा, ना नहीं चल रहा रहने दो, मत चलाओ बिल्कुल भी। आलतू फालतू साइज के प्रोडक्ट बना के कोई फायदा नहीं बिल्कुल भी। जो अच्छे चल रहे हैं उसको अच्छे से यूज करो, अपने मैन मशीन टूल्स अच्छे से यूज करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि जब आप आलतू फालतू चीजें मेंटेन करते हो ना, आलतू फालतू चीजें बनाते हो तो आपको नुकसान ही होता है। इसलिए हमेशा जरूरी नहीं कि बहुत कुछ करो, लेकिन जितना कर रहे हो उसको बेस्ट और पॉसिबल मैनर में अच्छे से अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी का नाम है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। तीसरा हमारे पास आता है जिसका नाम मेथड स्टडी। मेथड स्टडी बहुत ही आसान है दोस्तों। मेथड स्टडी कहता है एक काम को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कौन सा मेथड अपनाऊँ। भाई देखो, किसी काम को करने के जितने भी मेथड आपको पता है सारे ले आओ, आ जाओ भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाओ, ठीक है। सब मेथड है, उसी काम को करके देख लो। देखो टाइम सबसे कम किस में लग रहा है, ठीक है, खर्चा सबसे कम किस में आ रहा है,
क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, सारे प्रॉज एंड कॉन्स लिख के देख लो यार, सीधी सी बात है। फायदे एक तरफ, नुकसान एक तरफ, प्लस माइनस लिख के देख लो, क्या क्या प्लस है, क्या क्या माइनस है। जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट नजर आए और सबसे कम नेगेटिव एस्पेक्ट नजर आए, बस उस मेथड को फाइनल करो, हम तो उसी से करेंगे, सीधी सी बात है, फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सबसे अच्छा हो बस वही लेना है, बाकी सबको भूल जाना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका अपना YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस आपके लिए तो है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला आता है जिसका नाम है हमारे पास मोशन स्टडी। मोशन स्टडी कहता है कि जब एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, तो एम्प्लॉइज बहुत सारे अनप्रोडक्टिव मोशंस लेके चलते हैं। अनप्रोडक्टिव का मतलब है वो बहुत सारे ऐसे एक्शन करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। नुकसान का मतलब क्या है, वो इधर उधर ताका झाकी कर रहे हैं, इधर उधर घूमने चले गए, आलतू फालतू जैसे आप लोग भी बहुत सारे अनप्रोडक्टिव मोशंस करते हैं अपनी स्कूल लाइफ में, कि स्कूल से वॉशरूम या वाटर टैप जहाँ पर भी पानी वगैरह का है वहाँ तक जाना तो सीधा सीधा है, लेकिन वापसी आते हुए पता नहीं रास्ता लंबा क्यों हो जाता है, पता नहीं क्यों। जाते सीधा है लेकिन आते आते कहीं ऐसे घूम के इधर उधर 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 पूरा स्कूल का चक्कर काट के, मतलब हमारा अगर बाई चांस क्लास हमारी ग्राउंड फ्लोर पर भी है तो भी हम 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर पे घूम के आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। तो हमारे अनप्रोडक्टिव मोशंस होते हैं। हमें पता है कि क्लास का लेक्चर थोड़ा निकल जाएगा, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा ताकि कम से कम पढ़ना पड़े, तो ये अनप्रोडक्टिव मोशंस है। ऐसे ही हमारे एम्प्लॉइज़ भी करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ करते हैं वो भी ये करते हैं। आपके घर पे जब मिस्त्री लगता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह काम होता है, जो मजदूर होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वो भी ये काम करते हैं। थोड़ा सा काम करा, लेट गए, बहन जी चाय बना लीजिए, भाई साहब चाय ले आओ, बीड़ी पी ली, बैठ गए, थोड़ा काम कर लिया। अनप्रोडक्टिव मोशंस ज़्यादा लेते हैं, प्रोडक्टिव कम करते हैं, इसलिए तो नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मुझे अनप्रोडक्टिव मोशंस को एलिमिनेट करना है, आलतू फालतू की चीज़ों को एलिमिनेट करना है। अगर काम करना है काम करो, आलतू फालतू चीज़ें बंद, ताकि मेरी जॉब या मेरा जो टास्क है उसको कंप्लीट होने में कम से कम टाइम लगे और मेरी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ पाए दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे, इसी का नाम है हमारे पास मोशन स्टडी। इसमें मैं अनप्रोडक्टिव मोशंस को एलिमिनेट करता हूँ। आलतू फालतू काम नहीं चलेगा। जो ज़रूरी है सिर्फ वो होगा दोस्तों। अगला आता है जिसका नाम है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहता है कि एक काम को करने का एवरेज टाइम निकाल लो। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भैया एक काम को करने का कितना समय लगेगा बताओ। एक प्रोडक्ट बनाने मान के चलते 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। एक वर्कर टोटल 7 घंटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, लंच का टाइम निकाल देते हैं, चलो भाई ठीक है। 1 घंटे में 6 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनने में 10 मिनट लग रहे हैं, 1 घंटे में 6 हो गए, 7 × 6 हो गया हमारा 42। इसका मतलब एक वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन की मेहनत के बाद मैक्सिमम 42 प्रोडक्ट बना सकता है, इससे ज़्यादा बना नहीं सकता, ठीक है। मान लीजिए मेरे को आज में 4200 प्रोडक्ट बनाने हैं, 4200 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो मुझे कम से कम आज 100 वर्कर्स चाहिए। तो मेरे को किसने बताया? टाइम स्टडी ने। टाइम स्टडी बताती है एवरेज टाइम कितना लगेगा। एवरेज टाइम से मैं निकालता हूं कि एक वर्कर 1 घंटे में कितना बनाएगा, 1 दिन में कितना बनाएगा, और जितना मुझे काम कराना है उसके हिसाब से मैं देखता हूं कि कितने वर्कर्स चाहिए उस काम को करने के लिए। दिस इज क्वाइट सिंपल दोस्तों, इसी का नाम है हमारे पास क्या? टाइम स्टडी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, इसी का नाम है हमारे पास टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम अपना टारगेट स्टैंडर्ड सेट करते हैं, इंसेंटिव स्कीम भी दे रहे हैं। इंसेंटिव में हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि बेटा जो जल्दी काम करेगा, जो इंसान या जो वर्कर 1 घंटे में 8 प्रोडक्ट बनाएगा, उसको आज 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे झाड़ी के। वाह, वर्कर मेहनत कर रहा है जी, जल्दी काम करे, फटाफट करो। वर्कर की एफिशिएंसी बदल गई यार, काम करने का तरीका बदल। 100 रुपए भाई, 100 रुपए दिख रहे हैं वर्कर की आंखों के सामने आ रहा है। 100 रुपए एक्स्ट्रा, आज रोज 400 मिलते हैं, आज 500 मिलेगा, 100 रुपए एक्स्ट्रा भाई, 100 रुपए, मजा आ जाएगा। 100 रुपए एक्स्ट्रा बाकी आज 100 रुपए महीने के 3000 रुपये एक्स्ट्रा कमाऊंगा, वाह मजा आ जाएगा। सोच है, अच्छा काम कर सकता है वर्कर, एक्स्ट्रा पैसा पाने पॉसिबल है। तो ये सब भी हम करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वर्कर काम अच्छे से अच्छा कर पाए और इनएफिशिएंट वर्कर्स को हटा देना है, एफिशिएंट को मेंटेन करके चलना है। इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग टाइम स्टडी। अगला पॉइंट आता है जिसका नाम है हमारे पास बहुत ही सिंपल, फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी कहता है जब कोई भी इंसान किसी काम को बार बार करता रहेगा, तो उस काम को करने के बाद या उस काम को बार बार करने के बाद वो थका महसूस करता है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका स्टैमिना डाउन हो जाते हैं यार। इंसान है, क्या करे अपना, क्या करूं, रेस्ट दे दो, जा भाई जा, चाय पानी, हैव फन, जाओ चाय पानी पी लो। चाय पानी पिएगा, दोबारा से एफिशिएंसी रिगेन हो गई, दोबारा से मेहनत के साथ काम करेगा, चलो भाई काम करते हैं, दोबारा से काम करते हैं, उसी एफिशिएंसी उसी प्रोडक्टिविटी के साथ दोबारा काम करेगा, फिर थोड़ी देर और काम करेगा, फिर
डाउन 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 डाउन। जाओ जाओ जाओ, लंच ब्रेक, खाना खाओ, जाओ बेटा खाओ, फटाफट खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। खाना खाया, अच्छे से थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया, 2 4 5 10 मिनट का अपना, फिर एफिशिएंसी रिगेन। चलो 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 भाई, चलो मेहनत, चलो 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 मेहनत दोबारा। फिर 2-3 घंटे बाद फिर डाउन डाउन डाउन, चलो चलो चाय पानी चाय पानी चाय पानी, और तब तक छुट्टी का टाइम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट इंटरवल देने हैं ताकि वर्कर अपनी एफिशिएंसी को दोबारा से रीगेन कर पाए। सिंपल भाषा में, जैसे आपके फ़ोन की बैटरी जब हम कंटिन्यूस यूजेज करते हैं तो बैटरी डाउन हो जाती है, आपको थोड़ा टाइम उसको फिर चार्जिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद दोबारा फ़ोन की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी अच्छे चलना शुरू हो जाता है ना। वही हमें वर्कर के साथ करना है। इंसान है यार, इंसान जब लगातार काम करेगा उसकी बैटरी तो डाउन होगी ना, तो इस इंसान को बैटरी चार्ज करने का टाइम दो। बैटरी चार्ज करने का मतलब थोड़ा सा रेस्ट इंटरवल दे दो, जहाँ उसको रेस्ट इंटरवल मिलेगा उसकी एफिशिएंसी रिगेन हो जाएगी और उसके बाद वो बहुत अच्छे से काम करेगा। इसी का नाम है दोस्तों हमारा फैटिग स्टडी। इसमें हम लोग रेस्ट इंटरवल देते हैं ताकि वर्कर्स अपनी एफिशिएंसी को रीगेन कर पाए और उसके बाद उसी स्टैमिना के साथ दोबारा काम कर पाए। ये आपको ध्यान रख के चलना है दोस्तों। अगला आता है जिसका नाम है हमारे पास, जी हाँ दोस्तों, डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर कहा गया दोस्तों। स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर का मतलब है, डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम साफ साफ कहता है कि मुझे अपने वर्कर्स को पर पीस के हिसाब से पैसा देना चाहिए। पर पीस का मतलब है कि हर इंसान को जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे उनमें पर प्रोडक्ट के हिसाब से पैसे दूंगा। पर प्रोडक्ट के हिसाब से मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक इंसान 7 घंटे की ड्यूटी करके 42 प्रोडक्ट बना रहा है। अभी हमने एग्जांपल करा था, हमने कहा जी हर प्रोडक्ट को बनाने के आपको 10 रुपये मिलेंगे एक दिन में। बस एक प्रोडक्ट को बनाने के 10 रुपीज़, आपने 42 बनाए 420 ले जाओ, ठीक है। किसी ने 500 बनाए 500 ले जाओ, मतलब उसके हिसाब से पैसा दे दिया मैंने। किसी ने 50 बनाए, किसी ने 60 बनाए, किसी ने 70 बनाए, ऐसे करके मैंने पैसे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और तरीका भी है वर्कर्स को मोटिवेट करने का। मैंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट कर दिया कि जितने वर्कर्स 50 से कम बनाएंगे, 50 से कम बनाएंगे, उन्हें तो मिलेगा 8 रुपीज़ पर प्रोडक्ट, मतलब 8 रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे। और जो भी वर्कर 50 या 50 से ऊपर बना लेगा उसको मिलेंगे 10 रुपये के हिसाब से। क्या बात है। अब देखो, एक इंसान है उसने 40 प्रोडक्ट बनाए और दूसरा इंसान है उसने 50 प्रोडक्ट बनाए, दोनों के पैसे में कितना डिफरेंस आ गया वो बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जिस इंसान ने 40 बनाए हैं वो 50 से नीचे है, सीधी सी बात है, 40 तो यार 50 से नीचे ही होता है ना, उसको 8 रुपीज़ के हिसाब से मिल रहा है। 40 × 8 दैट इज ओनली 320 रुपीज़, ठीक है। और जिस इंसान ने 50 बना लिए या 50 से ऊपर 51 50 कुछ भी बना ले, 50 या 50 से ऊपर बना ले, 50 बना लिए मान के चलते हैं, उसको 10 रुपये के हिसाब से 50 × 10 500, मतलब सिर्फ 10 प्रोडक्ट को बनाने का। भाई एक इंसान है उसने 40 बनाए थे, सिर्फ 320 रुपये मिले। दूसरा इंसान है उसने 50 बनाए, उससे सिर्फ 10 ज़्यादा बनाए, उसको 500 रुपये मिले। दोस्तों 500 रुपये, 500 रुपये बहुत होते हैं। 320 और 500 में अगर मैं डिफरेंस देखूँ ना यार, 180 का डिफरेंस हो गया यार। ये 10 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनाने पर उसको 180 रुपये एक्स्ट्रा मिले यार। ये तो मज़ा आ गया यार उसके, तो यार क्या बात है यार, मज़े आ गए यार। अब कल से यार मैं भी अच्छा काम करूँगा, मेरे को भी 500 से ऊपर पैसा चाहिए, मैं भी 50 से ऊपर प्रोडक्ट बनाऊँगा। मैं बातें नहीं करूँगा बिल्कुल भी ना। छोड़ो भाई, सोनू साहिल मोनू वोनू सब भाई बाय बाय टाटा, मैं बातें नहीं करूँ। मैं तो प्रोडक्ट बनाने में फोकस करूँगा, मुझे ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा बनाऊँगा ज़्यादा कमाऊँगा, ज़्यादा बनाऊँगा ज़्यादा कमाऊँगा। यही पॉलिसी हमारी है डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम में, कि इंसान को जब पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा तो हर इंसान मेहनत ज़्यादा करेगा। उसे पता है ज़्यादा का मतलब है ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा कंफर्ट, लग्जरी मिलेगी लाइफ में, फिर मौजा ही मौजा। तो ठीक है, अच्छी बात है, ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा ही मिलेगा, ऑब्वियस बात है। जो वर्कर इनएफिशिएंट है, पहले मेहनत नहीं करना चाहते, अब मेहनत करना शुरू कर देंगे, देख देख कि यार वो उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। मेहनत होगी, डेफिनेटली होगी दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। इसी टेक्निक का नाम दोस्तों हमारे पास डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम, ध्यान रख के चलेंगे। ये हमारी लास्ट टेक्निक है। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सर हेनरी फ्योल के बारे में और उनके बहुत सारे प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस दोस्तों।